नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। केंद्र सरकार ने लद्दाख की भूमि, रोजगार, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए नियम एवं विनियम अधिसूचित किए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून न्यायालय की अवमानना यानी सीओसी नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। चीन विश्व का पहला फ्यूजन फिजन हाइब्रिड पावर प्लांट शिंगुआ विकसित कर रहा है। भारत अपने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पीआरवी का निर्माण करेगा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। केंद्र सरकार ने लद्दाख की भूमि, रोजगार, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए नियम एवं विनियम अधिसूचित किए। केंद्र सरकार ने यह कदम लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाकर उसे अधिक संवैधानिक स्वायत्तता देने की स्थानीय मांग के बाद उठाया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि केंद्र सरकार ने कौन कौन से नियम और विनियम अधिसूचित किए हैं। पहला, स्थानीय लोगों के लिए 85% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई हैं। स्थानीय की परिभाषा अधिवास प्रमाण पत्र नियम 2025 के तहत दी गई है। यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा 10% आरक्षण के अतिरिक्त है। दूसरा, एलएएचडीसी में महिलाओं के लिए आरक्षण। लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों यानी एलएएचडीसी में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रोटेशन के माध्यम से आरक्षित की जाएंगी। स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण की बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शीना, ब्रोक्सकत, बाल्ती और लद्दाखी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं से सहायता देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इन नियमों की कुछ सीमाएं भी हैं, आइए इन्हें जानते हैं। सबसे पहले तो ये सभी नए नियम संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि इन नियमों को केंद्र सरकार कभी भी संशोधित या रद्द कर सकती है। इसके अलावा बाहरी लोगों द्वारा भूमि स्वामित्व पर कोई रोक नहीं है, यानी पर्यटन, निर्माण और जलवायु संबंधी बढ़ते खतरों के कारण यह मुद्दा चिंता का विषय है। फिर स्थानीय विधायिका या कानून बनाने वाली परिषद का नहीं होना। आपको बता दें कि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों यानी एडीसी या क्षेत्रीय परिषदों एआरसी को कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन लद्दाख के नए नियम या कानून में इसकी व्यवस्था नहीं है। और आखिरी है, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं होना। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों या न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग की किसी स्पष्ट योजना का उल्लेख नहीं है। चलिए अब संविधान की छठी अनुसूची को समझते हैं। यह जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान प्रदान करती है और अनुच्छेद 244(2) का हिस्सा है। वर्तमान में यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है। इसके तहत राज्यपाल को स्वायत्त जिला परिषदों यानी एडीसीज और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदों यानी एआरसीज के गठन का अधिकार दिया गया है। इन परिषदों को कई विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए ये परिषदें वन प्रबंधन, कृषि, विवाह, सामाजिक रीति रिवाज और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर कानून बना सकती हैं। इसके अलावा इनके पास भू राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, व्यापार को विनियमित करने और खनिज रॉयल्टी एकत्र करने जैसे वित्तीय अधिकार भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून न्यायालय की अवमानना यानी सीओसी नहीं है। नंदिनी सुंदर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून भले ही वे कोर्ट के पिछले आदेशों के विपरीत हों, उन्हें न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह किसी न्यायिक निर्णय की आधारभूत वजह को हटा सकता है या संविधान संशोधन के जरिए उस कानून को वैध कर सकता है जिसे पहले निरस्त किया गया हो। चलिए न्यायालय की अवमानना के बारे में जानते हैं। इसका अर्थ है अदालत के आदेशों का जानबूझकर पालन न करना या उसका अपमान करना, जिससे अदालत की गरिमा और अधिकार कम हो। इसका विधायी ढांचा देखें तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए कार्रवाई को विनियमित करने के नियम 1975 बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अवमानना के प्रकारों की तरफ। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है सिविल अवमानना, न्यायालय के आदेशों या निर्णयों का जानबूझकर उल्लंघन करना। दूसरा है आपराधिक अवमानना, बोलकर, लिखकर, संकेतों आदि के माध्यम से ऐसा कुछ प्रकाशित करना जो न्यायालय की अधिकारिता का अपमान करता हो या कम करता हो, किसी भी चल रही कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या उसमें हस्तक्षेप करता हो, किसी भी तरह से न्याय के प्रशासन में बाधा डालता हो। बात करें न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के प्रमुख अपवादों की, तो इसमें न्यायोचित प्रकाशन, न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष और स्पष्ट रिपोर्टिंग, न्यायिक कार्य की निष्पक्ष आलोचना आदि शामिल है। इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, अब ये समझ लेते हैं।
आपको बता दें कि अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट को भी समान शक्तियां प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने का कोई भी आदेश देने की अनुमति देता है तथा अनुच्छेद 19(2) अनुच्छेद 19(1) के तहत स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधनों के लिए अवमानना को आधार के रूप में शामिल करता है। चलिए आखिर में अवमानना की शक्तियों से जुड़ी समस्याएं भी जान लेते हैं। पहली है मामलों का भारी बोझ। सुप्रीम कोर्ट में 1800 से अधिक और हाई कोर्ट्स में लगभग 1.43 लाख अवमानना के मामले लंबित हैं। दूसरा है न्यायिक विवेक का अत्यधिक उपयोग। ये शक्ति छोटे मोटे मामलों में भी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और आखिर में अस्पष्टता। न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाना जैसे शब्द अस्पष्ट हैं, जिससे इस शक्ति के दुरुपयोग की संभावना रहती है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। हालिया बाढ़ और उसकी भयावहता ने पूर्वोत्तर भारत की बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया। इस क्षेत्र में बाढ़ की संवेदनशीलता के पीछे कई प्राकृतिक और मानव जनित कारक हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारण है अस्थिर नदी मार्ग। ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदियां अपने मार्ग में अत्यधिक घुमावदार और अस्थिर हैं। इस कारण से यहाँ पर बहने वाली नदियां अपने साथ अत्यधिक अवसाद लेकर बहती हैं। इसके अलावा नदी मार्ग का ढलान बहुत तीव्र है एवं अनुप्रस्थ प्रवणता विद्यमान है। इसके साथ ही भूविज्ञान भी एक कारक है। पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंपीय जोन का हिस्सा है और समय समय पर आने वाले गंभीर भूकंप भी नदी की अस्थिरता में योगदान देते हैं। अब बात करते हैं जल मौसम विज्ञान की यानी हाइड्रोमीटरोलॉजी। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का जल निकासी क्षेत्र भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों के प्रभाव में रहता है, विशेष रूप से मानसून के मौसम के उत्तरार्ध में। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी इस समस्या को और बढ़ा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में कुल मिलाकर वर्षा में कमी देखी जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए सीएससी के अनुसार असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित जिलों में पिछले 30 वर्षों में वर्षा में वृद्धि का पैटर्न दिखाई देता है। साथ ही जल निकासी में रुकावट भी एक अहम समस्या है। कम समय अवधि में भारी वर्षा तथा मुख्य नदी में प्रवाह स्तर अधिक होने के कारण वर्षा जल का नदी नितल में शीघ्रता से बहना रुक जाता है और मानव जनित कारक भी इस समस्या को कम नहीं कर पा रहे हैं। नदी मार्ग में निर्माण कार्य, नदी निकायों का अतिक्रमण, प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले तटबंध आदि भी जल निकासी को अवरुद्ध करते हैं। अब सवाल ये है कि इस भयावह स्थिति से कैसे निपटा जाए। इसके लिए सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से निपटने की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि ड्रेजिंग के जरिए नदी की जल धारण क्षमता को बढ़ाना चाहिए, बाढ़ की आवृत्ति के अनुसार नदी की फ्लड जोनिंग करनी चाहिए। इसके अलावा उत्तर पूर्व में सभी बांधों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र यानी अपस्ट्रीम कैचमेंट में आधुनिक मौसम केंद्र स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं को मजबूत करना चाहिए। वर्तमान में अधिकांश संरचनाएं बहुत पुरानी हैं। और आखिरी है वन रोपण को बढ़ावा देना चाहिए और आर्द्र भूमियों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। चीन विश्व का पहला फ्यूजन फिजन हाइब्रिड पावर प्लांट शिंगहुआ विकसित कर रहा है। 30 से अधिक टारगेटेड क्यू फैक्टर वाली 100 मेगावाट की परियोजना 2030 तक वास्तविकता बन सकती है। आपको बता दें कि क्यू फैक्टर संलयन रिएक्टर यानी फ्यूजन रिएक्टर में संलयन प्रक्रिया के दौरान प्लाज्मा को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्पन्न ऊर्जा के बीच का एक अनुपात है। सबसे पहले फ्यूजन फिजन हाइब्रिड रिएक्टर क्या है, ये जानते हैं। यह संलयन रिएक्टर द्वारा उत्पादित उच्च तीव्रता वाले न्यूट्रॉन फ्लक्स का उपयोग करके परमाणु विखंडन अभिक्रिया को संचालित करता है। साथ ही फर्टाइल मटेरियल से विखंडनीय ईंधन का उत्पादन भी करता है। इसमें एक परमाणु संलयन रिएक्टर कोर होता है, जहां ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नाभिक को संयोजित कर हीलियम तथा एक तीव्र न्यूट्रॉन का विकास किया जाता है। ये फर्टाइल मटेरियल जैसे यूरेनियम 238 या थोरियम 232 के आवरण से घिरे होते हैं। अब इस हाइब्रिड रिएक्टर की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये देखते हैं। यह रिएक्टर संलयन और विखंडन दोनों की विशेषताओं का लाभ उठाता है। संलयन रिएक्टर न्यूट्रॉन रिच यानी न्यूट्रॉन बहुल और पावर पुअर होते हैं, जबकि विखंडन रिएक्टर न्यूट्रॉन पुअर और पावर रिच होते हैं। यहाँ पावर पुअर का अर्थ है कि वर्तमान में संलयन रिएक्टरों को चालू करने और उन्हें संचालित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतनी निवल ऊर्जा यानी नेट पावर वे उत्पन्न नहीं कर पाते। लेकिन हाइब्रिड रिएक्टर में कम ऊर्जा की जरूरत होती है। हाइब्रिड रिएक्टर के लिए संलयन शक्ति शुद्ध संलयन की तुलना में कम होती है, क्योंकि हाइब्रिड रिएक्टर का उद्देश्य न्यूट्रॉन का उत्पादन करना है, ना कि ऊर्जा का।
इसके अलावा ये रिएक्टर रेडियोधर्मी अपशिष्ट को कम करने में सक्षम है। कवर के भीतर न्यूट्रॉन फ्लक्स का लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट को कम हानिकारक बनाने, उसे कम समय तक बने रहने वाले तथा आसानी से निपटान योग्य अपशिष्ट में परिवर्तित करने में उपयोग किया जा सकता है। और आखिरी है ईंधन की आपूर्ति। हाइब्रिड रिएक्टर ब्रीडिंग के माध्यम से पर्याप्त विखंडनीय ईंधन का उत्पादन करेंगे। सनलाइट न्यूट्रॉन फर्टाइल मटेरियल को विखंडनीय पदार्थों जैसे प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 233 में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे ईंधन की आपूर्ति बढ़ जाती है। खबर के अंत में नाभिकीय विखंडन यानी फिजन और नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन के बारे में भी समझ लेते हैं। नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत एक बड़ा परमाणु दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजित होता है। इससे ऊर्जा और न्यूट्रॉन्स मुक्त होते हैं। वहीं नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। भारत अपने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पीआरवी का निर्माण करेगा। ध्रुवीय अनुसंधान पोत पीआरवी के निर्माण के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE और नॉर्वे की कोन्सबर्ग ओस्लो के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के लिए पोत निर्माण क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कोलकाता स्थित GRSE रक्षा मंत्रालय के तहत युद्धपोत बनाने वाली मिनी रत्न श्रेणी 1 की प्रमुख कंपनी है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पीआरवी क्या है। ये पोत उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं। ये पोत नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होते हैं। इससे महासागरों की गहराइयों में खोज और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में मदद मिलती है। अब बात करते हैं भारत के लिए स्वदेशी पीआरवी के महत्व की। सबसे पहले ये पोत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी NCOPR की स्वदेशी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ये संस्थान इस पोत का अनुसंधान कार्यों के लिए उपयोग करेगा। दूसरा है वर्तमान वैज्ञानिक अभियानों में सहायक। इस अनुसंधान पोत से 1989 में स्थापित अंटार्कटिका में स्थित मैत्री और 2011 में निर्मित भारतीय शोध स्टेशनों तथा 2008 से आर्कटिक में स्थित हिमाद्री शोध स्टेशन में भारत के वैज्ञानिक अभियानों को मदद मिलेगी। इसके अलावा यह भौगोलिक, राजनीतिक और भौगोलिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने और हितों को साधने में सहायक सिद्ध होगा। ये पोत भारत के समुद्री विजन का भी पूरक है। ये भारत के सागर SAGAR यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास विजन के अनुरूप है। ये विजन भारत की विशाल तटरेखा, रणनीतिक स्थिति और समुद्री विरासत का लाभ उठाता है। इसके अलावा ये भारत के महासागर यानी सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए परस्पर और समग्र उन्नति यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स विजन को भी प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही ये पोत सागरमाला 2.0 के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में मदद करेगा। बता दें, सागरमाला 2.0 पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत समुद्री अमृतकाल विजन 2047 की एक प्रमुख योजना है। इस विजन का लक्ष्य 2047 तक भारत को विश्व के शीर्ष 5 पोत निर्माता देशों में शामिल करना है। अन्य उद्देश्य देखें तो इस पोत से जलवायु अनुसंधान, समुद्र विज्ञान का अध्ययन और ध्रुवीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति में भी मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे वियतनाम की, जिसकी राजधानी है हनोई। वियतनाम ने 2 बच्चा नीति यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त किया क्योंकि इस देश में ऐतिहासिक रूप से जन्म दर बहुत कम हो गई है। सबसे पहले इस देश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में इंडो चीन प्रायद्वीप पे स्थित है। इसकी प्रादेशिक सीमाएं चीन, लाओस और कंबोडिया से लगती हैं। इसकी समुद्री सीमा को देखें तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर का पूर्वी सागर स्थित है, जिसे दक्षिण चीन सागर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और आर्द्रता बनी रहती है। इसके दक्षिण में मेकांग और उत्तर में रेड नदी बहती है। दोनों नदियां दक्षिण चीन सागर में गिरती हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध हा लोंग बे कैट बा द्वीप समूह वियतनाम में स्थित है। इस देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार ये दुनिया में टंगस्टन, सीमेंट और फ्लोर स्पार के शीर्ष 5 उत्पादकों में से एक है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत 3 सरकारी कर्मचारियों को कथित रूप से आतंकवादियों से साठगांठ के आरोप में बर्खास्त कर दिया। यूक्रेन ने हाल ही में केर्च पुल को क्षतिग्रस्त करने की जिम्मेदारी ली है। इस पुल को जल के भीतर विस्फोट करके नुकसान पहुंचाया गया है।
केट स्ट्रेट पर बने इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। यह पुल रूस और क्रीमिया प्रायद्वीप के बीच परिवहन नेटवर्क प्रदान करता है। नई दिल्ली में DRI के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि तस्करी और मादक पदार्थों के व्यापार की समस्या से निपटने के लिए समग्र और प्रौद्योगिकी आधारित अप्रोच अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि DRI भारत की शीर्ष तस्कर रोधी एजेंसी है, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के अंतर्गत कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी ICRISAT ने ICRISAT साउथ साउथ सहयोग के लिए उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ किया। ये पहल ICRISAT और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली यानी RIS के सहयोग से शुरू की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्म जल स्रोतों यानी हॉट स्प्रिंग से प्राप्त थर्मोफिलिक बैक्टीरिया अधिक कारगर एंटीबायोटिक के अब तक अप्रयुक्त स्रोत हो सकते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम धातु आधारित नैनोजाइम वेनेडियम पेंटोक्साइड यानी V205 विकसित किया है। यह नैनोजाइम फुफ्फुसीय थ्रोम्बोलिज्म PTE जैसी स्थितियों के कारण बनने वाले असामान्य रक्त के थक्के को रोकने में कारगर साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं ने शुकर नामक एक नई जीन की खोज की है, जो पुष्पीय पादप के विकास से जुड़ी अमोबिनेबल मिस्ट्री को समझने में मदद करता है। यह अध्ययन हैदराबाद स्थित CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB द्वारा किया गया है। CCMB आधुनिक जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में से एक प्रमुख शोध संस्थान है। भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भारत में पहली बार खुरधारी जीवों का सर्वेक्षण किया है। इस अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि बाघों के प्रमुख शिकार इन खुरधारी जानवरों की संख्या उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में घट रही है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।